देखिए, कल पहले चरण का मतदान था और मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर कल हिस्सा लिए। देखिए, जो सुबह का मत प्रतिशत था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और शाम में जो है ऐतिहासिक मत प्रतिशत निकला। पिछले बार की तुलना में इस बार 9 से 10% की वृद्धि हुई है। तो चुनाव आयोग ने इसकी पुष्टि की है। देखिए, कल जो है ये चर्चाएं होने लगी कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पलायन का मुद्दा उठाकर तमाम लोगों को जगाने की कोशिश की और इस बार जो है बिहार में वही तमाम जो लोग हैं बिहार पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जनस्वराज पे भरोसा जताया। हमारे साथ जनस्वराज की नेत्री हैं मौजूद। कैसे देखती हैं कल जो वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई, 9 से 10% की वृद्धि हुई है, क्या कारण रहा? क्या ये कारण प्रशांत किशोर हैं? सबसे पहले तो मैं इनसाइडर इसको धन्यवाद देती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं जनसुराज से हूँ और कुछ बातों पे मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। बिल्कुल सीधा संबंध है। कैसे संबंध है, मैं आपको इस पे चर्चा करना चाहती हूँ। बात यह है कि आप अगर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे होइएगा, देखे होइएगा, जनसुराज से पहले से मेरा ये अनुभव है। हमने गांव के क्षेत्र में बहुत काम किया, लगभग सभी सीमांचल के थोड़ी गांवों को छोड़ दें तो बाकी सभी जिले में मेरा काम है, मैंने किया है। और बिल्कुल ग्रामीणों के साथ काम किया, खास करके महिलाओं और बच्चों के साथ हमने काम किया है। मैं सोशल एक्टिविस्ट थी। और ये बात जो कि प्रशांत भी कहते हैं कई दफ़े, 100% सच है कि बिहार की गरीबी जो है, बिहार की जनता की बदहाली जो है, वो आंकड़ों में जितना है उससे भी ज़्यादा दुखदाई है। और आप झेल नहीं पाइएगा अगर आप सामने से उसको प्रत्यक्ष यदि आप उसका अनुभव करेंगे, देखेंगे। इतनी गरीबी है कि एक कहानी भी वो कहते हैं कि भरपेट चावल भात नहीं मिला उसको, तो उससे पूछने पे कि कितना खाते हो, तो मैं जितना मिल जाता है खा लेता हूँ। आप समझिए कितनी गरीबी है हमारे यहाँ। और गरीबी की वजह से पलायन है, दोनों जुड़ा हुआ है। बिल्कुल पलायन इस स्थिति तक है कि अगर एक व्यक्ति जा रहा है, चला गया, तो वो जब 50-55 का हो जाएगा और जब वापस आएगा तो तुरंत उसका 14-15 साल के बेटे को जाना पड़ेगा, नहीं तो 2 वक्त की रोटी नहीं चलेगी। तो पलायन का हाल बहुत बुरा है। और हम जहाँ तक मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज हर पार्टी पलायन पलायन बोल रही है। किस समझ से बोल रही है पता नहीं, लेकिन ये भी तो कहा गया ना कि तेजस्वी यादव ने कहा था लाइव आकर कुछ दिनों पहले कि छठ में जो लोग बिहार आए हैं ठेकुआ खाकर मत चले जाइएगा, बिहार रहिएगा और बिहार की जो तस्वीर है उसको बदल दीजिएगा। तो यही तो मैं बोल रही थी, तो आपने बीच में प्रश्न किया। वही मैं बताना चाहती हूँ कि किसी की बुद्धि, तेजस्वी यादव भी सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं ना सरकार में। उनके पिताजी 20 साल रह के जंगल राज लाए हैं, 15 साल रह के। 20 साल से उनके चाचा जी लगे हुए, नीतीश जी लगे हुए हैं ना। तो आज तक इन लोगों को पलायन का मुद्दा समझ में नहीं आया। जब मोदी जी आते थे तो ये समझ में आता था कि वहां पे गुजरात में क्या करना चाहिए, कैसे लोग वहाँ के लिए बुलेट ट्रेन दें और ये करें, और यहाँ के लिए आपको ट्रेन तब देना था जब छठ के लिए किसी तरह से जानवर की तरह भर के आए। किसी के दिमाग में पलायन वर्ड ही नहीं था। जिस व्यक्ति ने 3 साल 4 साल से पैदल चल चल के पलायन की स्थिति को आंखों से देखा है, झेला है, और यहाँ की जो जनता खास करके जो हम लोगों की उम्र की है, उसने देखा है कि क्या स्थिति था जंगल राज का। और इसके डर से 2-3 तरह का पलायन यहाँ है। सिर्फ गरीबी के पलायन ही नहीं है, यहाँ तो सब तरह का पलायन है। संपत्ति का पलायन, मतलब हर तरह का, बहुत ही कष्टदायक स्थिति को में डाल के छोड़ दिया इस सरकार ने। और जब प्रशांत जी ने कहना शुरू किया पलायन, तो उसके पहले शायद माइग्रेशन का मतलब भी किसी दिमाग में ही किसी को नहीं आया था। सच्चाई आप पलट के देखें तो आप देखेंगे। अब जब इन्होंने जो भी बात जनसुराज का पढ़ा लिखा नेता बोल दे रहा है, वो 9वीं फेल के उसको उछल के पकड़ ले रहा है। कौन 9वीं फेल? आपके कौन है 9वीं फेल हमारे पास? एक ही एक प्रशांत भी तो नीतीश के साथ रहे थे, तो क्या उस समय पलायन का जो एजेंडा था वो नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते थे पलायन का एजेंडा। लेकिन जो एजेंडा इन्होंने दिया, जिसके चलते आज वो जो हो सकता है कि इसके बाद अगर और भी रहते, पर उन्होंने तय किया कि ये सब कुछ नहीं बदल, क्या पता चर्चा किया भी होगा पलायन का,
लेकिन नीतीश जी के हिसाब से जो एजेंडा आया, तो उस एजेंडा से कुछ तो काम 5 साल हुआ था जब नीतीश जी आए थे। काम तो तब बंद हुआ, अगले 5 साल में भी थोड़ा काम हुआ, उसके बाद काम बिल्कुल बंद हो गया। इसका ये कारण नहीं है कि नीतीश कुमार ऐसे हैं। नीतीश कुमार अब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और उनके जो 4-5 जो IAS ऑफिसर्स हैं वही चला रहे, तो वो अपने हिसाब से सत्ता चला रहे हैं ना। ये तो सोचने की बात है। तो ऐसा इस बात का कहाँ प्रूफ है कि पलायन पे चर्चा नहीं हुई होगी? हो सकता है हुई होगी, और जो काम हुआ इन्होंने जिस तरह से उनको स्थापित किया वो बहुत ही अच्छा इसका किया। कितना फायदा होगा ये जो वोट ये तो प्रतिशत बढ़ा है? सीधा सीधा फायदा होगा, इसलिए कि पलायन से जो भी यंग बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब ये चाहते हैं कि इस नई पार्टी को, जनसुराज को लोग देखें, एक बार मौका दें। हर कोई चाह रहा है, और तब खास करके यंग बच्चे इसलिए चाह रहे, इसीलिए वो छठ में तो हर साल आते हैं बच्चे। एक सवाल ले लेते हैं। ये कहा गया है कि जब जब मत प्रतिशत बढ़ा है तब तक सत्ता परिवर्तन हुई है। क्या ये सत्ता परिवर्तन की आहट है? बिल्कुल आहट ही नहीं है, ये आहट धीरे धीरे आंधी का रूप लेने वाली है। आंधी बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, और बिल्कुल आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि बिहार में एक इस बार परिवर्तन होने वाला है, जो 2005 में हुआ। लेकिन प्रशांत तो ये भी कहे कि हम बने या ना बने, लेकिन नीतीश कुमार तो सीएम नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, इसमें कोई पर्सनल ये नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में नीतीश कुमार की स्थिति सीएम बनने के लायक है ही नहीं, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। और पलायन में जो भी बच्चे आए हैं, मैं गांव में चुनाव के दरमियान कई बार गांव में गई, अलग अलग जिले में, तो वो बच्चे स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं, वो स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि इस बार हम वोट किए बिना जाएंगे नहीं। ये वोट बदलाव के लिए होगा, वोट पलायन के लिए होगा, और वोट बस्ता छाप पे होगा। 14 नवंबर को बस्ता छाप आएगा? मान के चलिए कि आएगा, मेरा तो अंदर से ही विश्वास है कि आएगा। और मुझको शुभकामना दीजिए कि जनसुराज आ जाए। हमारी शुभकामनाएं तमाम पार्टियों को। बिल्कुल, बिहार शुभकामना दे रहा है जनसुराज को। हर कोई परिवर्तन चाहता है। ये पलायन का वोट बैंक बढ़ा, या युवाओं में वो जोश आ गए शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर? देखिए, मेन बात पलायन है, क्योंकि पलायन पे हमारे प्रणेता ये बोल रहे हैं खुल के कि ये 10,000 15,000 की नौकरी है, और धंधा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए सारे बच्चों को बिहार छोड़ना पड़ रहा है और गाली खानी पड़ रही। आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब इन्होंने मुंबई में काम किया था, महाराष्ट्र में, तो जब फीस के लिए इनको बोला गया तो इन्होंने कहा था, प्रशांत जी ने, कि आप मेरा फीस यही है। खान सर इसको के डायलॉग से आपने इसको सुना होगा कि मेरा फीस बस यही है कि आप बिहार के बच्चों को बिहारी बोल के गाली न दिया करें, उन पे अत्याचार न करें। तो पलायन से तो बच्चे त्रस्त हैं और वो आए हैं। और छोड़िए, पलायन की बात यही नहीं कि जो छठ में आए हैं वो रुके हुए हैं, वो 11 तक भी रुके रहेंगे। उसके अलावा एक बात और है कि कुछ बच्चे छठ के बाद भी आए हैं। तो मैंने सवाल में पूछा कि अब आके क्या करोगे, कि मैं भी बाहर रही हूँ और मैं भी किसी तरह से लद के आती थी बिहार। तो मैंने पूछा कि आप छठ के बाद आके क्या करेंगे, आप लोग तो छठ के लिए ही आते हैं बिहार के बच्चे। तो उसने कहा कि नहीं, छठ में आने की स्थिति नहीं थी, ट्रेन के छत पे भी जगह नहीं था, कोई तरीका नहीं था, और ऑलमोस्ट कोरोना वाला हालत हो जाता है छठ के समय, इसलिए मैं बाद में आया हूँ क्योंकि टिकट मिल गया है। तो मैंने पूछा बाद में आके क्या करोगे, टकुआ खाने आए हो? तो नहीं, हम लोग तो वोट देने आए हैं। हम जो पलायन का जो ये है, हम चाहते हैं कि बस हमको यहाँ कुछ भी काम मिल जाए, हम वापस जाना नहीं चाहते। और ये गारंटी जनसुराज दे रही है, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है 10-15 हज़ार का कुछ न कुछ काम कराना। चलिए, जब मत प्रतिशत बढ़ा है तब सत्ता परिवर्तन हुई है। तमाम चीजों को सुन रहे थे, हमारे साथ जनसुराज की नेत्री इंदु वर्मा थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।